आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में आपका अध्याय 11 चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन। इधर से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। इसमें आपका बताया भी गया था कि जो अन्वेषण है वह पैरा 104 से लेकर 128 तक में दिया गया है। 104, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपका जो थानेदार साहब हैं उनका अधिकार वह कर्तव्य दिया गया है, ये बताया गया था। इसके बाद पैरा 106 महत्वपूर्ण है कि जब भी आप पूछताछ करेंगे, साक्ष्य एकत्रित करेंगे तो तुरंत घटना स्थल पर ही कर लीजिए। और समय बताया गया था, और वो समय आपका यूपी जे में भी आया था और आपका बिहार में भी, दोनों बताया गया था भाई कल। इसके बाद आपका सीडी या केस डायरी बताई गई थी पैरा 108 में। एक दो लोग पूछ रहे थे, उसको भी बता दिया जाए। देखिए आपका सीडी के बारे में प्रावधान सीआरपीसी में भी धारा 172 में है, और कि सीडी दिन प्रतिदिन लिखी जाती है, यानी कि उस अपराध के बारे में डेली बाय डेली अन्वेषण किया जाए और जो बातें मिले उस डायरी में क्या किया जाए, लिखी जाए। तो दिन प्रतिदिन एक लोग पूछ रहे थे, दिन प्रतिदिन मतलब कि रोज रोज कुछ न कुछ साक्ष्य एकत्र करिए, कुछ बयान लीजिए उस मामले में और किसमें दर्ज करते रहिए, केस डायरी में। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद आपका बताया गया था पैरा 111, बंद स्थान की तलाशी कैसे ली जाएगी। फिर आपका पैरा 114 महत्वपूर्ण है, घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनाना, यानी कि नक्शा बनाना। और आपका अगर दिक्कत हो तो बताया गया था किसकी सलाह ली जानी चाहिए, लेखपाल की। तो पैरा याद रखिएगा, पूछा जाता है किस पैरा में है, घटना स्थल का, यानी कि जिस स्थान पर अपराध हुआ है। ये थानेदार या अन्वेषण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उस स्थान का नक्शा बनाए। तो कौन सा पैरा है, पूछा जा चुका है भाई, आपका 114, अंडरलाइन कर लीजिएगा बैरक पर। पैरा 115 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई थी। डीडी या मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करना, और किस पैरा में, 115। तो क्या पुलिस मृत्युकालिक कथन लिख सकती है कि नहीं, लिख सकती है, लेकिन कब, जब पुलिस को लगता है कि लग रहा है कि यह संभव है कि अस्पताल जाते जाते कहाँ न पहुँच जाए ऊपर, तो खुद ही लिख ले, दो गवाह रखे और उसके बाद उनका अंगूठा या साइन करा ले, भले ऊपर पहुँच जाए। और इसी के साथ हमने जोड़ा था सीआरपीसी की धारा 162 भी, कि अगर पुलिस 161 का बयान दर्ज करती है और वह व्यक्ति मर जाता है और उस व्यक्ति ने अपने बयान में अर्थात स्टेटमेंट में अर्थात कथन में अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, तो वह भी मृत्युकालिक कथन बन जाएगा। लेकिन कब, कथन करता क्या हो गया हो, जिंदा हो कि मर गया हो, मर गया। अब इसके बाद आपका शिनाख्त या अनन्यता या आइडेंटिटी या पहचान बताई गई थी। पहचान आपका व्यक्ति की पहचान, वस्तु की पहचान, काफ़ी डिटेल में बताया गया था। तो पहला क्वेश्चन एविडेंस से भी बनता है कि पहचान किस धारा में सुसंगत है साक्ष्य अधिनियम की, तो इसी पर जोड़ लेना चाहिए बैरक पर। आपका 9 में आपका पहचान कैसे की जा सकती है, फोटो मिलाकर की जा सकती है कि नहीं, एमपी का क्वेश्चन। और शरीर पर चिन्ह देकर, लंबाई, ऊंचाई, आवाज। तो व्यक्ति की पहचान धारा 9 में सुसंगत है कि वस्तु की, दोनों की, दोनों की। अनन्यता लिखा है,
भाई उसका मतलब पहचान या शिनाख्त। अब आपका सीआरपीसी की, ये में भी एपीओ में भी आ चुका है, बीएचयू एलएलएम में भी एक क्वेश्चन। सीआरपीसी के तहत कौन पहचान परेड संपादित करा सकता है? तो आपका सीआरपीसी की धारा 54A। भाई याद रखिएगा, बीएचयू एलएलएम में पूछा है, एपीओ में भी, जे में भी, कि सीआरपीसी की धारा 54A के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रखा गया है जो आइडेंटिफिकेशन परेड करा सकता है। ये आपका सीआरपीसी की धारा 54A याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट। ये बीएचयू एलएलएम में भी आपका क्वेश्चन बना था और सीआरपीसी से ही बना था, तो आपका मजिस्ट्रेट ही मार कर आएंगे। तो व्यक्ति की पहचान 100 पैरा 16 में, वस्तु की पहचान 117 में। अब आगे बढ़िए, 118 विकृत व्यक्ति के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अभियुक्त है और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और वह अनसाउंड माइंड है या चित्त विकृत है, तो पुलिस द्वारा क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको किस पैरा में मिलेगा? 118। तो पहले जो अनसाउंड माइंड पर्सन है उसके बारे में आईपीसी देखिए, सीआरपीसी देखिए, आपका एविडेंस देखिए, और आपका अन्य कानून कॉन्ट्रैक्ट देखिए, आपका भारतीय पागलपन अधिनियम 1987 भी देखना है, और तब आपका पैरा 118 देखना है। उसको बैरेक्ट पर कोरिलेट करते रहिए। पहले अनसाउंड माइंड पर्सन का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति कार्य तो करता है, यानी कि वह व्यक्ति एक्ट या ओमिशन, यानी कि कोई कार्य या लोप करता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि ये कार्य गलत है कि सही, विधि के विपरीत है या विधि विरुद्ध है, या उस कार्य का नेचर वह मस्तिष्क में दोष के कारण समझने में असमर्थ है। और मस्तिष्क में दोष कब है? जब वह कार्य कर रहा है। तो ऐसी दशा में आपका एक ब्लैक स्टोन महोदय है और वो कहते हैं कि पागल तो अपने पागलपन मात्र से ही दंडित किया जाता है, यानी कि ऊपर वाले ने खुद ही उसे पागल बना दिया, तो कानून अब क्यों उसे दंडित करे? अतः अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, चित्त विकृत है, पागल ना कहेगा, पूछा गया था भाई आपका, एक बार पूछा कि पागल को क्या कहते हैं? अनसाउंड माइंड, इंग्लिश वर्जन, चित्त विकृत या विकृत चित्त। पागल ना कहिएगा, क्योंकि पागल कई प्रकार के होते हैं। तो उतना नहीं जाना है, बहुत लंबा चल जाएगा। अब 2-4 मिनट में निकालना है, नहीं तो बहुत लंबा बताया जाता। तो अगर कोई चित्त विकृत व्यक्ति किसी के प्रति कोई अपराध करता है तो वह बचाव का हकदार होगा, और आईपीसी की धारा 84 में, यानी कि आपकी भाषा में, आसान भाषा में हम कहें कि ए एक चित्त विकृत व्यक्ति है और बी को 2 लाठी मारता है, तो क्या ए दंड का भागी होगा कि नहीं? नहीं होगा। लेकिन चित्त विकृतता कब होनी चाहिए? अपराध के पहले कि अपराध के समय कि अपराध के बाद? हाँ, अपराध के समय। कौन सी धारा ए को बचाव देगी आईपीसी की? 84। केस याद रखिएगा, पूछा जाता है, लीडिंग केस है मैकनाटन का, मैकनाटन का केस है। मुख्य न्यायाधीश भी पूछा जाता है, जस्टिस टिंडले, यानी कि मैकनाटन का केस है 84 पर। मुख्य न्यायाधीश भी पूछा जाता है
टिंडा खाते रहिए, टिंडा की सब्जी बनती है। और टिंडले 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 क्या करते रहिए याद। अगला कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर पागल आपको लाठी मारने आ रहा है तो क्या पागल से आप अपने को बचाने के लिए पागल को लतिया सकते हैं कि नहीं? लठिया सकते हैं कि नहीं? तो लतिया सकते हैं, लठिया सकते हैं, तो आप भी बचाव के हकदार होंगे। और कौन सी धारा में? आईपीसी के 98। तो एक लाइन में पागल मार दे तो भी बच जाएगा कि धारा में? 84 में। और अपने बचाव के लिए आप पागल को मार दीजिए, आप भी बचेंगे कि धारा में? आईपीसी के 98। यानी कि ताली दोनों तरफ से बजेगी, एक तरफ से नहीं। जैसे कि चुनाव में आपका भाजपा भी पूरा जोर लगाई है, सपा भी, एक तरफा जोर नहीं है। दोनों पार्टियां पूरी ताकत क्या की हैं? झोंक दी है। तो उसी प्रकार पागल भी मारने में ताकत झोंक देगा और अपने को बचाने वाला, दोनों बच जाएंगे। अगला नियम देखिए। अगर कोई चित्त विकृत व्यक्ति आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, संविदा करता है, तो वह करार वाइड एब इनिशियो होगा, प्रारंभतः शून्य होगा। ये संविदा अधिनियम की धारा 12 बताती है। यानी कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 12। पागल द्वारा या चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया करार क्या होगा? शून्य। अब आगे बढ़ा जाए। संविदा नियम हो गया आपका, कह सकते हैं आईपीसी हो गई। तो साक्ष्य अधिनियम में पूछा जाता है कि पागल सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम? गवाही दे सकता है कि नहीं? न्यायालय में आकर दे सकता है, अगर वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझ रहा है और उसका उचित उत्तर दे रहा है। पैराग्राफ 108 माने धारा 118 में है, रट कर जाइएगा। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पढ़ेंगे पागल पर? 118 खूब पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए, कई बार रिपीट किया है। पागल सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम? तो सक्षम मारिएगा। कब अक्षम होगा? जब न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझने और उसका उचित उत्तर देने में पागलपन के कारण असमर्थ हो, तब असमर्थ, नहीं तो समर्थ। अगर पागल है तो बिहार जे मेंस में पागलों का विचारण पूछ लिया। यानी कि जो क्वेश्चन कहीं नहीं बनता है आजकल, वो बिहार बनाता है। तो पागलों का विचारण सीआरपीसी में, बात बोलिए ना भाई बीच में। पागलों का विचारण सीआरपीसी में 328 से लेकर 339 तक है। और एक बार आपका बिहार मेंस में पूछा है, और कहीं कोई कंपटीशन में आज तक नहीं पूछा। और अंतिम, अगर व्यक्ति पागल है तो पागल को भेजा जाएगा पागल खाने। उसके लिए एक अलग कानून बना है, भारतीय पागलपन अधिनियम 1987। तो जो पागल के डॉक्टर रहते हैं वो भी आधा पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो पागल हैं कभी चड्ढी लेकर भागेगा, कभी ब्रश लेकर, तो कभी अल्लाह लेकर जो लगाते हैं कान में, तो आधा पागल कर देते हैं पागल। और बस वहीं झटका दिया, फिल्मों में देखिए ना आप, झटका दिया जाता है। और ज़्यादा बदमाशी करेगा तो क्या किया जाता है? इंजेक्शन। उसके बाद पागल क्या हो जाएगा? कुछ देर के लिए शांत। तो आपका अगर, अब आइए पैरा 118 सही रहेगा। पैरा 118 देखिए। विकृत चित्त व्यक्ति के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। तो अगर कोई अभियुक्त है, वह पागल है, पुलिस गिरफ्तार करती है, तो पुलिस क्या करे? तो पुलिस आपका, कह सकते हैं कि क्या करे? अव्यय की भाषा देखिए। जब यह सिद्ध किया जा चुका है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कार्य कारित किया है जिसे यदि स्वचित व्यक्ति द्वारा
कारित किया जाता तो संज्ञेय अपराध होता। तो पुलिस का को यह अवधारण करना नहीं होता है कि क्या पागलपन के आधार पर बचाव किया जा सकता है कि नहीं। यह प्रश्न न्यायालय अवधारित किया करेगा, यानी कि क्या आईपीसी की धारा 84 का लाभ दिया जाए कि नहीं। ये पुलिस नहीं निर्धारित करेगी, कौन करेगा, कोर्ट करेगा। तो पुलिस को क्या करना चाहिए, गिरफ्तार करके तो अभियुक्त को परीक्षण के लिए भेजना चाहिए। तो परीक्षण के लिए कहाँ भेजे, डॉक्टर के पास। और अभियुक्त ने क्या एक्टिविटी की है, ये केस डायरी मैंने आपका सीडी में पुलिस द्वारा क्या कर लिया जाए, यानी कि पुलिस के यहाँ भेजे, डॉक्टर के पास, और उसकी हरकतों को कहाँ दर्ज कर ले, के डायरी। क्योंकि पुलिस खुद जज नहीं हो सकती, डिसाइड करना किसका काम है, 84 का हकदार है कि नहीं, कोर्ट का। पुलिस तो बस सतर्कता बरते। आइए पैरा 119 भी काफी महत्वपूर्ण है। मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है, यानी कि इधर के जो पैरा हैं सीआरपीसी और अन्य कानूनों से इतना ज़्यादा कोरिलेट है कि चाह कर भी आदमी छोड़ नहीं सकता। भाई पढ़ाने को तो आपका पैरा ही पढ़ा कर निकल जाता, खत्म अब तक हो गया रहता। मेन है कि आपका कोरिलेशन, कन्फेशन लिखवाइए, संस्वीकृति लिखवाइए, और किसके द्वारा हम लिखवाएंगे, आपका कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा। इसके लिए शुद्ध रूप से जो व्यवस्था की गई है वह सीआरपीसी में की गई है। और सीआरपीसी की कौन सी धारा में, इसमें भी वह धारा लिखा है बेयर एक्ट में 164। तो तुरंत आपका पहले पैरा 119 नहीं पढ़ना है, आपका जो कन्फेशन के बारे में नियम है पहले वो पढ़ना है। देखिए एकदम शुरुआती दौर से कन्फेशन या संस्वीकृति को हम लेकर चलते हैं, और तब आपका देखिए यूपी एपीओ में क्या टेक्निकल क्वेश्चन बनाया था ये भी हम देखेंगे, एमपी ने क्या बनाया, और आपका इंटरव्यू में क्या बना। एपीओ में आया था, देखिए उसी को हम बताएंगे अभी, यानी कि एपीओ में एक क्वेश्चन आया था जो बताया जाएगा। एकदम शुरुआती दौर से देखिए भाई, कन्फेशन या संस्वीकृति शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। संस्वीकृति शब्द की परिभाषा सर्वप्रथम स्टीफेन ने दी थी, जिसने एविडेंस का निर्माण किया था। यानी कि जिस व्यक्ति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप या खाका, बिहार जे में यह क्वेश्चन आया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था, स्टीफेन। तो जिस व्यक्ति ने अर्थात स्टीफेन ने सबसे पहले संस्वीकृति की परिभाषा दी, लेकिन इस परिभाषा को पाकला नारायण स्वामी के बाद में प्रिवी काउंसिल ने मानने से इनकार कर दिया और अपनी परिभाषा दी। न्यायालय द्वारा परिभाषा दी गई और वही परिभाषा आज तक भारत में चल रही है। तो आखिर क्या परिभाषित किया गया पीएन स्वामी के केस में, बहुत पूछा जाता है पाकला नारायण स्वामी का भी केस। हेलो, लाइव दिखा रहा है ना, बस ये देखना, तब हो सकता है कहीं कहीं दूर लोग बैठे हो, नेटवर्क इशू हो उनके यहाँ। देखिए फिर एक बार भाई आपका
और कन्फेशन भाई नए लोग भी समझे होता क्या है। जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति स्वयं द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, यानी कि ये एक व्यक्ति है और यह स्वीकार कर लेता है कि यह अपराध मैंने ही किया, तो इसी को कानूनी भाषा में कन्फेशन या संस्वीकृति कहते हैं। या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करता है जिससे कि ये क्लियर कट हो जाए, ये स्पष्ट हो जाता है कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। ऐसी दशा में संस्वीकृति आपका अब जे और एपीओ का क्वेश्चन, संस्वीकृति आपका कौन कर सकता है, तो सभी नहीं, अपराध का अभियुक्त व्यक्ति। संस्वीकृति की जा सकती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष भी की जा सकती हैं, पुलिस के समक्ष भी, आम जनता के समक्ष भी, और आपका स्वयं से की जा सकती है। तो जो यूपी बनाया पिछली बार, दो क्वेश्चन हम निकालेंगे कि आपका क्या कोई व्यक्ति स्वयं से संस्वीकृति कर सकता है। स्वयं से का मतलब कि कोई पूछा नहीं, खुद ही बड़बड़ा रहा है, तो क्या स्वयं से संस्कृति की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और या सोया हुआ है और बड़बड़ा रहा है कि मैंने ही मारा, मैंने ही मारा, तो ये कन्फेशन माना जाएगा और ये केस आपका है। केस याद रखिएगा, साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी। भाई केस याद रखिए, पूछा गया था पिछली बार। जहाँ तक संस्वीकृति मजिस्ट्रेट से की जाती है वह ज़्यादा महत्व रखती हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब संस्वीकृति लिखते हैं। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 164 में प्रावधान किया गया है। कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिख सकता है, चाहे उस मामले में उसे अधिकारिता हो या न हो। अधिकारिता से मतलब नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सीआरपीसी की धारा, जो एपीओ में पिछली बार आया था, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संस्वीकृति किस स्टेज पर लिखी जाती है, ये पूछा गया था। तो अन्वेषण के दौरान, की जांच के दौरान, की विचारण के दौरान उपर्युक्त सभी, तो जो लोग अंदर से नहीं पढ़े थे उपर्युक्त सभी मारकर आ गए, लेकिन 164 सीआरपीसी में उपर्युक्त सभी नहीं। अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व, लेकिन जांच या विचारण के समय नहीं। याद रखिएगा कब लिखा जाता है 164 कब लागू होगी, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, जांच या विचारण के पूर्व। लेकिन जैसे ही न्यायालय इंक्वायरी या ट्रायल शुरू कर देता है 164 काम नहीं करेगी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना था। अब आपका कन्फेशन के बारे में, तो मजिस्ट्रेट लिखते हैं, तो सीआरपीसी की 164 कैसे प्रक्रिया सीआरपीसी 281 में दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 119 में भी ये बात बताई गई है कि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखी जाने वाली कन्फेशन। अब पैरा देखिए, पैरा में शॉर्टकट में रहेगा, डिटेल में तो सीआरपीसी बताएगी। जब सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति लेखबद्ध की जानी हो, तो मजिस्ट्रेट के संस्कृति करने वाले व्यक्ति से पूछना चाहिए, जिससे वह और विस्तार से उसका वर्णन करे, जिसे प्रमाणित किया जा सके। और जब तक न स्वतंत्र संपोषक सारवान विवरणों में उसके सत्य से प्राप्त की जा सकती हो, तो न्यायालय में इसका बहुत कम प्रयोग होना चाहिए। वास्तविक संस्कृति का प्राथमिक प्रयोग
अन्वेषण के लिए भावी रूपरेखा का अवधारण करना है। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ नहीं गैप कर दिया है कि जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट लिखेंगे वह एविडेंस में किस रूप में प्रयोग होगा। सब्सटेंसिव एविडेंस की कार्बोरेटिंग नेचर का, यानी कि आपका सारवान साक्ष्य होगा कि संपोषक होगा, ये एचजेएस में पूछा गया है। तो संस्वीकृति एक सारवान साक्ष्य है। सारवान का मतलब समझिए भाई नए लोग, सारवान का मतलब ये होता है कि केवल उस साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। तो अगर कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है, भले ही अन्य साक्ष्य न हो, लेकिन केवल उसी आधार पर उस अभियुक्त को न्यायालय क्या दे सकता है, सजा। अगर ऐसा है तो वह साक्ष्य कैसा कहलाएगा, सारवान। अब आइए 120 आइए पैरा, पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति अभिलिखित करने के आपके नियम क्या हैं। तो कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है और आपका कह सकते हैं कि संस्वीकृति उसकी लिखनी है, तो ऐसी दशा में आप कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा ये संस्वीकृति लिखी जानी चाहिए। अब 121 आ जाइए, पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड। फिर आपका ये भी कोरिलेट करना पड़ेगा, यानी कि रिमांड न आए तो लिख लीजिएगा प्रतिप्रेषण या अभिरक्षा। देखिए आपका भाई, पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड या प्रतिप्रेषण, इसको या अभिरक्षा, उसको अभिरक्षा, प्रतिप्रेषण या रिमांड। अब यही आपका क्वेश्चन बनता है और इसके लिए सीआरपीसी की धारा 167 काम करेगी। फिर एक बार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इधर के तो सभी पैरा कहीं न कहीं धाराओं से क्या मिल रहे हैं, लगभग अटैच। तो इसीलिए मैं कहा कि आपको पुलिस एक्ट और पैरा पढ़ाते पढ़ाते सीआरपीसी, एविडेंस इत्यादि की कई धाराएं ऐसे ही तैयार हो जाएगी। देखिए आपका ए एक अभियुक्त है, पहले उदाहरण बनाइए। ए एक अभियुक्त है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो पहला नियम ये है कि जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कितने घंटे रख सकती हैं, 24। 24 घंटे में पूछताछ कर ले, कुटाई कर ले। धान जैसे ओखल में धान कूटा जाता है तो पुलिस अभियुक्त की क्या कर ले, कुटाई कर ले। लेकिन इससे अधिक रख नहीं सकती, क्योंकि अभियुक्त का ये फंडामेंटल राइट है, विधिक अधिकार दोनों हैं। तो 24 घंटे में आपका पुलिस अन्वेषण पूरा नहीं कर पाती। तो स्पष्ट लिखा है कौन सी धारा का प्रयोग किया जाएगा, सीआरपीसी 160 से। भाषा ही है हेडिंग की सीआरपीसी की कि जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न हो तब प्रक्रिया। तो सीआरपीसी की धारा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, 160 से। पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करे, पेश करने के बाद पुलिस को लगता है कि पूछताछ करना अभी बाकी है, तो पुलिस द्वारा एपीओ साहब को कहा जाएगा कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास रिमांड के लिए एप्लीकेशन दीजिए और मजिस्ट्रेट साहब से मांग करिए कि इस अभियुक्त को अभी पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया जाए, क्योंकि पुलिस की पूछताछ पूरी हो गई है कि बाकी है, बाकी है। तो क्यों मांगा जाता है अभियुक्त को रिमांड पर पुलिस द्वारा, अपने रिमांड पर, कि पुलिस ये बताती है कि अभियुक्त से पूछताछ बाकी है, अभी बरामदगी बाकी है,
ये मुंह खोलेगा, राज खोलेगा, हथियार कहाँ छुपाया है, घड़ी कहाँ छुपाया है, लाश कहाँ फेंका है, यही जानता है। और ये बोलेगा तो उस आधार पर चीजें बरामद होगी, और वह चीजें साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त के खिलाफ क्या होंगी, साक्ष्य में प्रयोग। कौन? नहीं, वो रिमांड एप्लीकेशन होता है, एपीओ देते हैं, ओरली नहीं भाई। जो भी होगा लिखित में ना साइन करना पड़ेगा। रिमांड पर जब तक अभियुक्त हाजिर न हो, न्यायालय में पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता। यानी कि अभियुक्त बताया जाएगा सीआरपीसी में, जब तक कि अभियुक्त कोर्ट में हाजिर न हो तब तक पुलिस अभिरक्षा में नहीं दिया जा सकता अभियुक्त को। हाँ, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भेजा ही जा रहा है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा के लिए आपका ये नियम नहीं है। आपका अभियुक्त को वहाँ कोर्ट में क्या होना चाहिए, सशरीर। और एप्लीकेशन पुलिस की ओर से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कौन देगा, एपीओ साहब। मजिस्ट्रेट से मांग करेंगे, मजिस्ट्रेट चाहे दे या न दे। और इसी में तामझाम ज़्यादा हो रहा है। जैसे हैदराबाद कांड देख सकते हैं, जो 4 दुराचारी थे, तो पुलिस ने इसी का यूज किया। अब वो तो भाई न्यायालय में चले गए थे, न्यायालय ने जेल भेज दिया, तो पुलिस क्या करे। तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लगाया कि हजूर पीड़िता की अभी सामान बरामद करना है, कैसी घटना घटी, अभियुक्तों से पूछताछ करनी है, अतः अभियुक्तों को आप पुलिस अभिरक्षा में सौंपने का आदेश दीजिए, उन्हें रिमांड दे दीजिए, प्रतिप्रेषित कर दीजिए। और प्रतिप्रेषित के बाद घटना स्थल पर अभियुक्तों को ले गई और कहा कि बताओ कहाँ घड़ी पीड़िता का है, कहाँ चूड़ी है, कहाँ मोबाइल है। और जब सब बरामद कर लिए तो चारों को ठोक दिए, और चारों सुबह सुबह 4 बजे कहाँ पहुंच गए, ऊपर। तो सुबह सुबह ये सही बात है कि फर्जी इनकाउंटर था, लेकिन आज तक कोई चूचा नहीं किया। आयोग बनते रहते हैं, जांच अभी चल रही है, 6-6 माह जांच का समय क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे कई कांड हुए जहां की रिमांड पर लेकर दिखाया गया कि अभियुक्त भाग रहा था जीप से उतरकर, और ठोक दिया गया। ये कई बार हुए, लखनऊ में हुए, तमाम जगहों पर हुआ। तो उससे हमें मतलब नहीं है, बस ये जानना है कि पुलिस रिमांड मांगे, रिमांड मांगने में ये दिखाए कि इसका बयान लेना है, अभी चीज़ों को क्या करना है, बरामद। ये बयान देगा, चीज़ें बरामद होगी, तो इसके खिलाफ एविडेंस की धारा 27 के तहत साक्ष्य में हम क्या करेंगे, प्रयोग। यानी कि पुलिस आखेट का स्वामी बन जाती है कि धारा में 27 में क्वेश्चन आपका बना है। उत्तराखंड का मॉडल ही ज़्यादा देखा जाए इस समय। किसके आपका फुलकुरी कोटैया का केस है, जिसमें कि ये सर्वप्रथम कहा गया कि धारा 27 एविडेंस की धारा 24, 25 और 26 तीनों का अपवाद है। किसका अपवाद, 24, 25, 26। फिर उत्तराखंड में पिछली बार बना था, इसके पहले वाले में बना था भाई, कि एविडेंस की कौन सी धारा पश्चातवर्ती तथ्यों की संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। तो एविडेंस की कौन सी धारा है, 27। पश्चातवर्ती तथ्यों की संपुष्टि का एक दिमाग में उदाहरण बैठाइए। संपुष्टि का मतलब ये हुआ कि ये अभियुक्त है, पुलिस को बयान दिया है कि लाश को हमने कुएं में फेंका है, और अभियुक्त के बयान पर पुलिस उस लाश को कुएं से बरामद कर लेती है। तो बाद वाले तथ्य द्वारा पुष्टि का मतलब कि अभियुक्त के कथन की पुष्टि हो गई, क्योंकि इसी के कथन के आधार पर कुएं से क्या बरामद हुआ, लाश। इसका मतलब कि कुछ न कुछ अभियुक्त जानता है, तभी तो जानता है कि लाश कुएं में है। कहाँ से जान गया भाई, आम आदमी कहाँ से जानेगा। तो उसकी बातों की क्या हो गई बाद में पुष्टि।
तो कौन सी धारा? पश्चातवर्ती तथ्यों की संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है, तो 27। और लोग मार कर आए थे 157। 157 नहीं है, कौन सी धारा एविडेंस की? 27। अगला देखिए आपका बैरक की भाषा देखिए। पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड, अब रिमांड बता ही दिया गया, मैंने प्रतिप्रेषण। पुलिस अभिरक्षा में वापस किए जाने की मांग नहीं करनी चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि न प्रार्थना पत्र देने वाला अधिकारी निश्चित और संतोषजनक आधार दिखाने के लिए समर्थ हो। यानी कि मजिस्ट्रेट को पुलिस अभिरक्षा में न दे जब तक कि एपीओ साहब पुलिस अभिरक्षा के लिए आधार और कुछ साक्ष्य न दिखा दे। ये पैरा कहता है, एक सामान्य कथन की अभियुक्त और भी सूचना देने में समर्थ होगा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस अभिरक्षा में वापस किए जाने का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक या उपखंड के राजपत्रित पुलिस प्रभारी अधिकारी के माध्यम से दिया जाना चाहिए। तो ये लोग देंगे, ये माध्यम बनेंगे, लेकिन कोर्ट में इनकी ओर से पेश कौन करेगा? एपीओ। क्योंकि आपका फिर बता दें, ये लोग जाएंगे एपीओ को अपना साइन ऑन करके देंगे, वह कागज कोर्ट में कौन आगे बढ़ाएगा? एपीओ साहब। क्योंकि इसीलिए रखे गए कि सरकार का क्या करेंगे? पक्ष रखेंगे। किस न्यायालय में बताया गया था? लिखवा भी गया, मजिस्ट्रेट। हाँ, और सीआरपीसी की धारा 167 द्वारा अपेक्षित दर्जे के मजिस्ट्रेट को ही संबोधित की जा सकती हैं। संदिग्ध व्यक्तियों, ये छोड़िए संस्कृति देखिए आपका। जब पुलिस को मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अभिरक्षा में देता है, यानी कि जब मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर देता है, तो आपका गिरफ्तारी के, ये पॉइंट्स याद रखिए, गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर ही पुलिस रिमांड पर मांग सकती है। रटे रहिए, गिरफ्तारी के कितने दिन के अंदर? प्रथम 15। उसके बाद पुलिस रिमांड में नहीं, भले जेल भेजा जाए नैनी, लेकिन थाने वालों को नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो आगे बताया जाएगा। अगला देखिए 122, आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत करना। तो भाई आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट देखिए, आपका कह सकते हैं कि इस बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बताया जाए, और ये काफ़ी हद तक सीआरपीसी से ही कवर होगा। देखिए आपका भाई, पुलिस ने अन्वेषण किया किसी अपराध का, अन्वेषण के बाद पुलिस जो है, जब अन्वेषण पूरा हो जाता है, बयान और साक्ष्य एकत्र करने का काम कंप्लीट हो जाता है, तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजती है, और इस रिपोर्ट का विधिक नाम होता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा सीआरपीसी की किस धारा में? 2R में। और पुलिस रिपोर्ट किस धारा के तहत भेजी जाती है? तो 173 के किस क्लाज के तहत? 2। पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, वही बात समझना है। या तो पुलिस ये लिख आरोप पत्र भेजे, आरोप पत्र, या तो पुलिस ये लिख कर भेजेगी रिपोर्ट में आरोप पत्र। आरोप पत्र माने चालान शीट, चालान शीट मतलब चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब कि पुलिस ने ये पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त मिल गया है, और न्यायालय को लिख कर भेजा कि आगे न्यायिक कार्यवाही को बढ़ाया जाए। यानी कि जब अभियुक्त के खिलाफ
पुलिस ये लिखकर भेजे कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो उस पुलिस रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे? आरोप पत्र, चार्जशीट और चालानी शीट भी कहते हैं। कई राज्य में चार्जशीट नहीं पूछेगा, चालानी शीट। और जब पुलिस ये लिखकर भेजती है कि साक्ष्य पर्याप्त मिला ही नहीं, तो उस रिपोर्ट को कहते हैं अंतिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या एफआर या क्लोजर रिपोर्ट या मामले की बंद करने की रिपोर्ट। यानी कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला, अतः इस मामले को यहीं क्या किया जाए? बंद। तो पुलिस रिपोर्ट के बारे में कितने प्रकार की होती हैं? दो। अब दोनों को डिटेल में इसमें पूछा है, तो आगे सीआरपीसी में इतना बताया जाएगा कि आप 1.5 पेज लिख सकते हैं, उतना बताया जाएगा। यहाँ तो शॉर्टकट में। तो पुलिस रिपोर्ट भी आपका हो गया। तो अगला देखिए भाई 123, पैरा 123 देखिए, उतना अंदर नहीं जाएंगे। बहुत पूर्व दोष सिद्धियों के विवरण का संक्षेप में अंकित करना। यानी कि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्ध है, तो रिपोर्ट भेजते समय पुलिस उस रिपोर्ट में लिख ले। 124 देखिए, 123 छोड़ दीजिएगा। संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध के परिवाद पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने पर की जाने वाली कार्यवाही। तो आपका 200 से लेकर सीआरपीसी की कौन सी धारा काम करेगी? 203। तो ये भी छोड़ देना है। पुलिस, अब आइए 125 महत्वपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण। तो क्या पुलिस अधीक्षक किसी अपराध का स्वयं अन्वेषण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। आपका कह सकते हैं कि चूंकि ये कानून 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, तो देखिए क्या लिखा है। ऐसे समस्त मामलों में जिनमें संदेह करने का ऐसा कारण विद्यमान है कि किसी अंग्रेज सैनिक द्वारा भारतीय मार डाले गए हैं या घायल हुए हैं, तो ऐसी दशा में एसपी साहब को स्वयं क्या करना चाहिए? अन्वेषण। तो अब तो अंग्रेज चले गए, कम से कम इस पैरा को तो हटा देना चाहिए। लेकिन वही है कि 1861 का कानून आज भी क्या है? उत्तराखंड बना लिया कानून नया, तो यूपी को भी बना लेना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इनकाउंटर और काम कराना है पुलिस से, तो पुलिस जिम्मेदार हो जाएगी, तो कैसे ठोक कर ऊपर पहुंचाएगी? क्योंकि जवाबदेही नए कानून में क्या होगी? बढ़ेगी, तय की जाएगी। तो इसीलिए सरकार नया कानून नहीं, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं पुलिस को अपना हथियार बनाती हैं और विरोधियों को ठुकवाती हैं। आपका योगी जी थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो गए ठुकवाने में। रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा मारे गए हैं पुलिस द्वारा किसके शासनकाल में? लोग योगी जी के। इनकाउंटर सबसे ज़्यादा हुए, मैं बता दूं। अगला देखिए आपका 127, हाँ 126 छोड़ दीजिएगा। आपका 127, पुलिस के समक्ष डाक विभाग के अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना। आपका 128 भी छोड़ दीजिए। रेल के मालगाड़ी में से वस्तुओं की माने व्यापक चोरी के मामले में आपका, तो पहले तो सामान ज़्यादा जाता था खुले में, अब तो पैकिंग करके ही जाता है ज़्यादा। पहले लोग खूब कोयला वोला चुराते थे, गैस मिलती नहीं थी, रात भर लाइन लगाइए, तब जाके सुबह क्या मिलता था? सिलेंडर। यानी कि रात भर लाइन, सुबह से लोग 12 बजे से जाकर क्या करते थे? अब तो भाई घर तक पहुंचा दे रहे हैं प्रेम से, लाइन लगती थी। अब आइए अध्याय 12 देखा जाए। मृत समीक्षा, मरणोत्तर शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों की चिकित्सा। आपका पैरा 129 से लेकर और आपका 146
146। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। देखिए पिछली बार क्या क्वेश्चन बना था और एक दो पहले भूमिका देखिए। देखिए अगर कोई शव मिलता है या कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो पहले भूमिका देखिए संविधान से और इत्यादि से। अगर कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो पुलिस का, रुकिए 2-4 मिनट बाद चलेगा, अभी 5-10 मिनट बाद। अगर कोई लावा व्यक्ति मिलता है जो घायल अवस्था में है तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह जल्दी से जल्दी उसको कहाँ पहुँचाए, अस्पताल। अगर अस्पताल वाले, कोई आम आदमी अगर अस्पताल पहुंचाता है किसी व्यक्ति को और अस्पताल वाले ये कहते हैं कि जाकर आप पुलिस को सूचना दीजिए तब हम इलाज करेंगे, तब तक आपका पीड़ित मर जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के वाद में यह निर्णय दिया कि पहले घायल का इलाज करिए और पुलिस कार्रवाई कब हो सकती है, बात। तो तुरंत डॉक्टरों का क्या कर्तव्य है, अब इलाज करें। दूसरा आपका आपका जो शव है लापता, लावारिस शव हैं, उनका अंतिम संस्कार भी करना है, उनका माने उनका पोस्टमार्टम भी करना है। तो पिछली बार जो क्वेश्चन बना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है, बना था। तो 3 प्रति में। एफआईआर भी कितनी प्रतियों में हमने बताया था, 3। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी 3। अगर कोई लाबादा, लाबादा मने लावारिस, लावारिस मने कोई वारिस न हो। जैसे एक उदाहरण बनाया जाए, अभी आपका मंगला तिवारी जी थे, आपका कचहरी में ही दिन में ही अब पुलिस कह रही हार्ट अटैक हो गया। हार्ट उपाध्यक्ष रह चुके हैं भाई आपका हाई कोर्ट के, और आपका हार्ट अटैक आया कि क्या आया, कचहरी में गिर पड़े, 112 डायल किया गया, पुलिस आई, इतनी लापरवाही बरती कि पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को लावारिस मान लिया और लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब 15 दिन हो गया, घर आए नहीं, तो घर वाल आखिर कोई अधिवक्ता है तो अपने पर्स में कम से कम कार्ड रखा होगा। आप हाई कोर्ट को ही सूचित कर देते कि इस नाम का अधिवक्ता यहाँ मिला है, लेकिन पुलिस की घोर लापरवाही कहिए कि अब पुलिस ने किसी को सूचना नहीं दी। और जो लावारिस लाशें होती हैं उसके बारे में नियम बताया जाएगा। तो लावारिस लाश समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब 15 दिन बाद आपका माने गुमशुदगी का घर वालों ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई, तब पुलिस सक्रिय हुई और 3 दिन बाद, रिपोर्ट के 3 दिन बाद पुलिस ने घर वालों को सूचना दिया कि ये 20 दिन पहले ही मर चुके हैं, इनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है और हार्ट अटैक हो गया था। भाई ये घोर लापरवाही है, आपका ये भी याद रखिए, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास मोबाइल होगा, आपका पर्स होगा, हाई कोर्ट का ही कार्ड होगा, कोई तो ऐसी बने आपका चीज मिली होगी, या कम से कम उसका नियम है कि उसका फोटो खींच के पेपर में निकलवाइए कि ये आदमी लावारिस मिला है, अगर कोई वारिस हो तो आए। लेकिन यही है कि पुलिस वाले अब पता न क्यों इतना घोर लापरवाही बरते। जब अधिवक्ताओं के साथ ये करेंगे तो आम आदमी की सोच सकते हैं क्या दशा होगी, वो भी उपाध्यक्ष रहे। अब वास्तव में हाई हार्ट अटैक से मरे कि किससे मरे, कौन जानता है। भाई घर वाले जाते तो अपना देखते भी, ठीक है, लाश ही पा जाते, अपना देखते कैसे मरे क्या करते, लेकिन अब कोई पुरसा हाल नहीं है। तो थोड़ा ब्रेक 10-12 मिनट ले लीजिए तो सीआरपीसी चला जाए भाई, क्योंकि आपका ये